हाय एवरीवन, वेलकम टू द BI मैन। और जैसे मैंने सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं डोमेन सीरीज़ डोमेन नॉलेज के ऊपर सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक डोमेन के बारे में, लेट्स से ऑपरेशंस, फाइनेंस, HR, सेल्स, इन सब चीज़ों के बारे में, जिससे कि आप जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो आपको प्रॉपर पता होगा कि क्या क्या KPIs होते हैं फाइनेंस डोमेन में। एग्जाम्पल की मैं आज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या KPIs होते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो दूसरे फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और आप रियल लेवल पे इसे कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो, इससे क्या इंसाइट निकालोगे और कैसे रिपोर्टिंग करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, MBA हैं, आप सब इस हर एक टर्म को प्रॉपर समझ पाएंगे। मैं एक एक छोटा छोटा वर्ड को पकड़ के आपको एक्सप्लेन करूँगा, ऐसे एक्सप्लेन करूंगा लेमन में कि आप सब समझ जाएंगे बहुत इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो वेस्ट नहीं करते टाइम, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग एक यूज़ केस से स्टार्ट करते हैं, एज़ यूजुअल जैसे हम हमेशा करते हैं। तो एक फैक्ट्री लेते हैं और ये कंसिडर करना कि आपकी फैक्ट्री है जो आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हो। जब आप अपने बारे में सोचते हो, अपना कुछ लेकर सोचते हो, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, ठीक है। तो आप एक फैक्ट्री लगाते हो, ठीक है। क्या चीज़ की फैक्ट्री है? एक FMCG कंपनी के बारे में आप सोच रहे हो। एक ने फैक्ट्री लगाई जिसमें चॉकलेट्स बनेंगे, टूथपेस्ट और कुछ साबुन और भी कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मैं 3 प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको चाहिए होंगे? आप खुद सोचना कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट? तो सर आप फाइनेंस तो करोगे क्योंकि पैसे का लेन देन तो होना ही है। एक ऑपरेशंस की, ये एग्जीक्यूट कौन करेगा सारे प्रोसेस को? तो ऑपरेशंस एक टीम रख लेंगे। एक ब्रॉड कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरीज हो सकते हैं। एक HR टीम होगी। HR का काम ही होगा कि लोगों को लाना, रिक्रूटर को लाना, जो HR पॉलिसीज होते हैं लेबर्स को लेके वो बनाना। और सेल्स, डेफिनेटली आप प्रोडक्ट को फाइनली सेल करने वाले हो, तो एक 4 तो रहेंगे ही रहेंगे डिपार्टमेंट। तो आज हम फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, मान लीजिए कि आपने एक कंपनी सेटअप कर लिया। एज एन बिजनेस ओनर, एज एन ओनर, आप सबसे पहले क्या डिमांड करोगे एनालिस्ट से? आप बोलोगे मुझे ना फाइनेंशियल ईयर 25-26 का टोटल सेल्स बताओ। क्या बोलोगे? सीधा सीधा आप बोलोगे टोटल सेल्स। या आपने शेयर मार्केट में कंपनी को लिस्ट किया तो आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कितने हज़ार करोड़ की कंपनी है, राइट। ऐसा आप भी देखते हो ना, तो सभी लोग देखते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा KPI हो गया रिवेन्यू और सेल्स। आप ये दिमाग में रखना, रिवेन्यू और जो सेल्स है ये दोनों एक ही टर्म है। क्या है? दोनों एक ही टर्म है, इंटरचेंजेबली लोग यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आपने जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया, चॉकलेट और जो टूथपेस्ट है, सोप, इनको बेच के कितना पैसा कमाया, और कोई फैक्टर इसमें नहीं रहता है। आपने बोला कि सर मैंने 100 मिलियन बनाया नॉर्थ में, ठीक है। 150 मिलियन बनाया कहाँ? साउथ में। और मैं इसको डिलीट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, और बोलोगे सर 100 मिलियन नॉर्थ में, 150 साउथ में, और यहाँ पे लेट से सिर्फ हमने 90 मिलियन बनाया वेस्ट में। तो एज एन ओनर क्या आप डिसीजन ले पाओगे सही से कि ये जो सेल्स है, ये सेल्स आपको सही फिगर दिखा रहे कि ये कितना प्रॉफिट होगा? मैं प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी ये रिवेन्यू है और आप प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, या आप ही सोचो, आप क्या ये फिगर देख के समझ पा रहे हो कि कितना प्रॉफिट आपका सही में हो रहा है? आप बोलोगे सर ये 150 साउथ है, ऑब्वियसली यहाँ से हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं नहीं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। आपको मैंने बोला कि आपने चॉकलेट, टूथपेस्ट, सोप, ये 3 बेचा है और 3 बेच के आपने इतना पैसा कमाया। बहुत बढ़िया। अभी ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं, ये बनाने में तो कुछ खर्च है। हाँ सर, कुछ खर्च तो हो सकते हैं। उस खर्च को क्या बोलते हैं? उस खर्च को बोलते हैं सर कॉग्स। क्या बोलते हैं? कॉग्स। इसका फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स। ओके, ये तो मैंने सुना था बट कभी समझा नहीं था। सीधा सीधा समझो, ये जो भी आप चॉकलेट, बिस्किट्स, ठीक है, चॉकलेट, बिस्किट्स या टूथपेस्ट, हाँ कुछ भी बना रहे हो, ये बनाने में जो खर्च आए हैं आपको, वो सारे किस में जाते हैं? कॉग्स में जाते हैं। देखो, जैसे कि रॉ मटेरियल कुछ तो लगेगा, लेबर कॉस्ट, लेबर तो काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट क्या हो जाते हैं? कॉग्स में आते हैं। अब आप बताओ एक चीज़ कि ये जो नॉर्थ में आपका बिजनेस हुआ 100 मिलियन का, लेकिन इसको बनाने में, इसको बिजनेस करने में 20 मिलियन का कॉग्स आया। क्या आया? मैं ये कॉग्स फिगर लिख रहा हूँ। ये जो 150 मिलियन है, इसको बनाने में आपको यहाँ पे लेट से 10 मिलियन है, ठीक है, ये 10 मिलियन है, और यहाँ पे बनाने में आपको 30 मिलियन का कॉस्ट आया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 4.5 मिलियन कॉग्स खर्च हुआ। अब आप बताओगे
कि कौन सा सेल्स बढ़िया हुआ आपका, तो बोलोगे सर थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ये 10 है, देखो ये सेल्स का कितना परसेंट है, सीधा सीधा दिख रहा है 10%, इसमें तो कॉक्स लगा है। ये जो 150 सेल, सर ये 30, ये तो 20% कॉक्स लग गया, बनाने में 20% हमारा खर्च हो गया। तो मान लो आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, 20 रुपया बनाने में लगा, तो आपके पास सिर्फ 80 रुपये बचे। यहाँ पे 100 रुपये आपने बेचा है 100 रुपये का, लेकिन बनाने में 10 रुपये है, तो यहाँ पे तो 90 रुपया बचा आपका, यहाँ पे 80। अब यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सर, यहाँ पे तो दिख रहा है मुझे 5%। ओह, तो मतलब 100 रुपया आपने कमाया है, मतलब सेल किया है, लेकिन खर्च आपका 5 आया, तो यहाँ पे कितना बचा, 95। ये तो सर सब कुछ बदल गया सीन। यहाँ पे तो पता चल रहा है कि सबसे जो कम सेल हुआ है वही सबसे प्रॉफिटेबल है हमारा। हाँ, अब एक चीज़ समझ में आया कि हम डायरेक्टली सेल्स या रेवेन्यू से डिसाइड नहीं करते हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे तो कॉक्स घुस गया, ठीक है। यहाँ पे तो दिख रहा है जो 90 मिलियन है वो हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो एक सीएफओ को चाहिए होता है कि कॉक्स का परसेंटेज मुझे बताओ। आपसे बोलेगा कि आप जो मुझे रेवेन्यू का दे हो ठीक है, अब तो मुझे ये तो बताओ कि कॉक्स कितना खर्चा हुआ हमारे बनाने में, तभी तो सही फिगर वो समझ में आएगा। तो बोलोगे ओके सर ठीक है, मैं रीज़न वाइज आपको ये बताता हूँ कि ये कितना कॉक्स परसेंटेज हुआ। तो आपका ये KPI हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम एक टर्म ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब आपको समझ में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट क्या है सर। कुछ नहीं, ये 100 मिलियन हमने कमाया और 20 मिलियन हमने खर्च किए, किसमें, कॉग्स के तौर पे, ये वाला कॉग्स। तो हमारे पास 80 मिलियन ये प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे आएंगे, आपको समझाएंगे। तो सर इतना तक समझ में आया। अब एक चीज़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ये क्या चीज़ है सर, कॉग्स तो ऑलरेडी कर दिया। अब समझो, आपने ये जो बिस्किट्स बनाने में रॉ मटेरियल तो लगा दिए, लेबर चार्जेस लगा दिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब तो डेली एक्सपेंसेस भी कुछ होते हैं ना, रेंट भी तो देना होता ना। आपने कहीं फैक्ट्री लगाई, कहीं लीज पे ज़मीन लिया, वहाँ तो रेंट तो देना होगा ना। जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको सैलरी भी तो देना होता है। एडमिन का जो कॉस्ट, एडमिन मीन्स जो आप कुछ स्टेशनरी कुछ लेते हैं या फिर आप कुछ और भी पेपर्स खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, सारा तो कॉस्ट लगता है ना सर। तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, डेली एक्सपेंसेस में जो लगते हैं खर्च, वो भी ओपेक्स आता है। बोलोगे अच्छा, मतलब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला ये सर हमारा अभी उतना काम का नहीं है। बोला हाँ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, अभी इसको यहीं पे ओपेक्स पे रोकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए KPI क्या हो जाएगा कि डिपार्टमेंट वाइज हम ये भी एक्सपेंस निकालेंगे कि किस डिपार्टमेंट है हमारा एक्सपेंस कितना जा रहा है, ये भी एक हमारा KPI होगा। अब सर हमारे पास एक एबिटा, ये आपने बहुत बार सुना होगा, आई एम श्योर। कभी आप शेयर मार्केट देखते होंगे या कुछ न्यूज़ आता होगा एबिटा, या कभी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ेंगे किसी कंपनी का। यहाँ पे लिखा है 4 टर्म मैं बताता हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन। अब सर ये क्या चीज़ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट क्या है। अब मान लो कि 100 मिलियन का इसने कमाया, आप ध्यान से देखना, माइन्यूटली समझना, इतने सेल्स किया, ठीक है। ये जो बिज़नेस है, आपने हो सकता है कहीं से पैसे लोन लिए होंगे ना, मान लो 500 करोड़ रुपए का आपने लोन लिया था, 100 करोड़ आपका इन्वेस्टर है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो जो लोन लिया है इस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा आपको, तो वो यही इंटरेस्ट है। ये टैक्स क्या है सर, टैक्स, अच्छा टैक्स क्या है, आप देते हो ना इनकम टैक्स, यही तो है। कंपनी अगर कमाएगी तो सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स तो देगी, बोला हाँ सर देगी, ये टैक्स हो गया। डिप्रिशिएशन क्या है, यही है ना, कंपनी में कुछ मशीन्स होंगी, तो मशीन्स जो आपने एक बार ख़रीद लिया तो जैसे जैसे साल पुराना होता गया वो तो डेप्रिशिएटिंग अमाउंट, मतलब डेप्रिशिएशन हो गया ना, वो तो घटेगा ना उसका वैल्यू। सर एमोटाइजेशन क्या हुआ, एमोटाइजेशन वो हुआ जो आपको दिखता नहीं है, डेप्रिशिएशन ही है इसका मीनिंग, बट ये इंटेंजिबल है। अब बोलो सर ये क्या चीज़ हो गया, मान लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर लिया पावर BI, तो उसका भी तो कॉस्ट है, आपका हर महीने पे कर रहे हो। आपने एक्सेल लिया, उसका भी तो कॉस्ट हुआ। किसी चीज़ का पेटेंट लिया, वो भी तो कॉस्ट पे कर रहे हो। तो ये सारा एबिटा है। तो जब हम सेल्स दिखाते हैं तो उसमें से अगर हम ये हटा देंगे, ये सब कुछ नहीं रखा हुआ है अभी, ये टोटल सिर्फ सेल्स देखा है। यहाँ पे जो आप देख रहे थे 100 मिलियन, 150 मिलियन और 60 मिलियन, अब आपको लग रहा होगा अरे ये तो सीधा हम सेल्स देख रहे थे, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी एबिटा तो बहुत कुछ है। तो ये सब भी हम एक फैक्टर मानते हैं। आगे आते हैं, टेंशन नहीं लेना, अभी आगे देखते हैं। अब क्या है, देखो इतना टर्म तो समझ में आया, तो हाँ सर समझ में आया। अभी क्या होता है, जब आप सब कुछ बेच देते हो, कर देते हो, तो अब बेचने के बाद क्या आएगा, फाइनली हमारे पास पैसा आएगा। तो अब जब आप जाओगे किसी भी कंपनी में तो देखोगे कि अकाउंट रिसीवेबल,
करके एक डिपार्टमेंट ही है अकाउंट में। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे वो इस टर्म को जानते होंगे, ठीक है, जहाँ पे एजिंग रिपोर्ट भी बनाते हैं हम लोग। मैं समझाता हूँ एजिंग रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है, और या डेटर्स एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। मान लीजिए कि आपने सामान बेच दिया बट कस्टमर्स के पास पैसे नहीं आए अभी तक, क्रेडिट पे सेल हुई है। आप जब एक एग्रीमेंट बनाते हो, परचेज ऑर्डर जो आता है आपके पास, या बनाते हो सेल्स ऑर्डर, तो उस पर लिखे रहते हो कि भाई हमने आज सामान बेचा, आज से 30 दिन के बाद मुझे पूरे पैसे चाहिए, आज के 60 दिन के बाद क्रेडिट, ठीक है, आज से 90 डेज़ के बाद। एक हर कस्टमर के साथ अलग अलग एग्रीमेंट होता है। तो जो पैसे आने वाले होते हैं ना, उसे हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। तो यहाँ से एजिंग रिपोर्ट बनते हैं। सर ये एजिंग रिपोर्ट क्या है? तो एजिंग रिपोर्ट क्या होता है, एग्जाम्पल आपसे अकाउंट्स वाले पूछेंगे मुझे एक कस्टमर्स का लिस्ट दो सारे, यहाँ पे आप कस्टमर्स दिखाओ, ठीक है, अब ये बताओ कि 0 से 30 डेज जिनका पेंडिंग है उनका टोटल कितना अमाउंट है। आप बोलोगे सर 5 मिलियन, ठीक है, 50 लाख। फिर बोलोगे अच्छा बिटवीन 30 एंड ग्रेटर देन 30, ठीक है, ग्रेटर देन 30 या 30 से आप मान लो 60 डेज में कितना है, तो बोलोगे सर ये 60 मिलियन चला गया। 61 से 90 डेज कितना है, ठीक है, ये 31 डेज होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 70 मिलियन चला गया। तो देख रहे हो कितना इम्पैक्ट है, ये सारा आप उधार पे जा रहे हो। तो एक रिपोर्ट बनता है प्रॉपर, ठीक है, KPI ही होता है, AR एजिंग डैशबोर्ड। ओवरड्यू किसको बोलते हैं? ओवरड्यू और ड्यू में एक थोड़ा डिफरेंस है। ड्यू मान लीजिए आपने 30 दिन का दिया, अब 30 दिन के बाद भी अगर वो डे क्रॉस कर गया तो उसे हम ओवरड्यू बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर रिपोर्ट बनता है, ये एक डैशबोर्ड ही बनता है इसका, जो मॉनिटरिंग के लिए वो ये देखते हैं कि अभी हमें 30 दिन में हमारा इतना पैसा फंसा हुआ, 60 दिन के ब्रैकेट में हमारा पैसा इतना फंसा हुआ है, 90 दिन के ब्रैकेट में हमारा इतना पैसा फंसा हुआ, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरीके से अकाउंट पेएबल तो भी है। मान लीजिए ये हमने बेचा, हमने भी तो किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, और उसका पैसा अभी हमने नहीं दिया, तो ठीक है, उस तरीके से भी हम एक और रिपोर्ट बनाएंगे अकाउंट पेएबल कि हमें 0 से 30 दिन के अंदर वाला में कितना पैसा देना है, 0 से 31 से 60 दिन वाले में कितना देना है, और 61 से 90 डेज वाले में कितना पैसा हमें देना है। इस तरीके से अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल हम रिपोर्ट बनाते हैं। तो बोलोगे ठीक है सर, ये तो अब समझ में आ गया। अभी एक कैश फ्लो है। कैश फ्लो क्या है? टोटल कैश इन और टोटल कैश आउट। मतलब आपके पास टोटल कितने पैसे आ रहे हैं बिजनेस के लिए, जो भी मान लो कि आपके पास ये अकाउंट रिसीवेबल से आ रहे हैं, और आपको कितने पैसे भेजने हैं। मान लो कोई इन्वेस्ट कर रहे हो आप कहीं, या किसी को पैसे देने हैं आपको, तो आपके पास जो टोटल बैलेंस बचता है उसे हम कैश फ्लो बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल टर्म है, इतना ज़्यादा कोई नहीं। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, जो नेट कैश बैलेंस दिखाता है वो हमारा दिखाता है। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट डैशबोर्ड ही होता है। अब ये वर्किंग कैपिटल समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्किंग कैपिटल क्या बताता है कि जो आपके पास करंट असेट्स हैं और करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इन दोनों को जो मतलब माइनस करेंगे ना, इसके बाद जो आपके पास पैसा बचा है, जो आज के दिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप बिजनेस में लगा सकते हो, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये एक फाइनेंस टीम का डैशबोर्ड होता है जो मंथली वर्किंग कैपिटल रेशियो देखते हैं कि हमारे पास अभी हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम बिजनेस में कितना पैसा लगा सकते हैं, हमारे पास टोटल पैसा कितना है, तो इसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। डेप्रिशिएशन और एमोटाइजेशन के बारे में बता ही चुका हूँ कि डेप्रिशिएशन और एमोटाइजेशन क्या होते हैं। डेप्रिशिएशन होते हैं आपने कोई मशीन खरीदी और वो डे बाय डे कम होने लग गया उसका वैल्यू, तो डेप्रिशिएशन हो गया। एमोटाइजेशन क्या हो गया? जो चीज़ नहीं दिखता है, इंटेंजिबल, जिसे छू नहीं सकते हैं बेसिकली आप, वो सारे क्या हो जाते हैं? एमोटाइजेशन हो जाते हैं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर आपने लिया है, या कोई ट्रेनिंग आपने कराई, या फिर आपने कोई पेटेंट लिया कोई प्रोडक्ट का, ये सारे इसको तो पे करना पड़ता है, तो ये सारे एमोटाइजेशन में आ जाते हैं, जो कि एक्सपेंस में ही ये दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आओगे तो बोलोगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमने सुना है कैपेक्स वर्सेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये क्या चीज़ होता है? एक सिंपल आपके लिए लिखा है, लॉन्ग टर्म असेट्स, मशीन्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ये सारे कैपेक्स में आ जाते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और ओपेक्स। इसका एग्जांपल से आप समझो, जो मशीन आपने खरीदा आज कंपनी में चलाने के लिए, जो मशीन, ठीक है, ये आ गया कैपेक्स में, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया। और इस मशीन्स को चलाने के लिए जो खर्च आ रहे हैं, इसे हम ओपेक्स, क्योंकि ये डेली बेसिस पे तो खर्च आएंगे ना। मशीन्स तो आपने एक बार में ख़रीदा, ठीक है, मशीन्स तो आपने एक बार में ख़रीद लिया, और ये मशीन्स जो चलेगी उसको चलाने के लिए तो डेली खर्चेज हैं, तो डेली खर्चे को हम ओपेक्स बोलते हैं। अब आप बताओ कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, ये क्या होगा? तो अब बोलोगे सर नेट प्रॉफिट हमारा होगा कि रेवेन्यू कितना हुआ हमारा,
ठीक है, या सेल्स कितना हुआ, और माइनस पहले तो हमने एक कॉग्स निकाला था तो वो हमारा निकला था ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन अब कॉग्स के अलावा हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉग्स, ठीक है, कॉग्स और भी जो मिससेलेनियस खर्चे हैं, तो ये सारा आप इससे माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहीं से हम मार्जिन निकालेंगे, ठीक है, यहीं से सारा कुछ निकालेंगे। तो एक ओवरव्यू था, आपको जस्ट मैं ये बताया कि ये जो टर्म होते हैं उस टर्म का मीनिंग क्या होता है और उस मीनिंग को आप कैसे अपने इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे बेसिकली आपने एक सपोज कि एक डैशबोर्ड बनाया ऐसे यूँ बड़ा सा, तो यहाँ पे आपने दिखाया रिवेन्यू या सेल्स, यहाँ पे एक कार्ड में आपने दिखाया टोटल प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे आपने दिखाया एग्जांपल कि आपका अमाउंट पेएबल कितना है, यहाँ पे दिखाया अमाउंट रिसीवेबल कितना है, यहाँ पे आपने दिखाया रीज़न वाइज कि कॉग्स का हमारा परसेंटेज कैसे जा रहा है, किसका, कॉग्स का, ठीक है, और यहाँ पे मंथली ट्रेंड दिखाएंगे आप कि हमारा सेल्स कैसे जाएगा, और ईयरली भी दिखा सकते हैं आप। तो ऐसे करके आप डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं, एक एक KPI के ऊपर मैथमेटिकल फार्मूला लगाते हैं और आप टीम के साथ बैठेंगे और वो टीम आपको जानकारी देगी कि हमारे कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है, और उसका जो एक एक टर्म है वो आपको डिफ़ाइन करेंगे हालांकि वहाँ पे, बट उससे पहले आपको ये सब जानना ज़रूरी होता है कि आप उनकी बातों को समझ पाएंगे और प्रॉपर आप अपना इनपुट उनको कुछ दे पाएंगे कि जिससे वो भी इम्प्रेस हो। अगर आप किसी क्लाइंट इंटरव्यू में बैठेंगे या फिर किसी क्लाइंट के साथ बैठेंगे, जब आप उनको इनपुट देंगे या उनके कॉन्वर्सेशन में बाई डायरेक्शनल कॉन्वर्सेशन होगा तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको सब चीज़ें पता है। तो ये जस्ट हमने एक ओवरव्यू दिया है, ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत कुछ है, वो डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी एज एन एनालिस्ट आपको ये टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए और इस टर्म्स के बारे में कैसे कैसे इसको यूज़ करने वाले कहाँ यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए था। तो मेरा इंटेंशन यही था, आपको जस्ट एक बार इन चीज़ों से अवेयर कराना। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, पसंद आया हो तो आप बताइएगा। मैं कंटिन्यू करूँगा इस सीरीज़ को, आगे ऑपरेशंस और ये बताऊँगा, फॉर्मूला के साथ भी बताऊँगा, इसमें और कुछ मैं और एक्स्ट्रा डालूँगा कि और बेहतर समझ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपने इन्जॉय किया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो इस हिसाब से मैं आगे आने वाले वीडियो को और इम्प्रूव करूँगा और उसमें कुछ नई चीज़ें डालूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।